नमस्कार। टॉक्स विद पॉलिटिकल प्रशांत के इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जिसको जानते सब हैं, लेकिन जिस पर बात करने से अक्सर बचा जाता है। जी हां, हेट स्पीच। हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और अक्सर हेट स्पीचेज के लिए भी अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती है। लेकिन अभिव्यक्ति की इस आजादी के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को आहत न करने से लेकर और भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं जिनके तहत इस तरह के भाषण, जिसमें खुलेआम अल्पसंख्यकों को मारने की, काटने की और सारी चीजों की धमकी दी जाती है, वो संज्ञेय अपराध हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इनके बारे में बात की है, लेकिन हकीकत यह है कि इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे किसी को कोई सबक मिल सके। यति नरसिंहानंद को आप जानते हैं। आप एक उदाहरण देकर सिर्फ मैं बता रहा हूं, दिल्ली में लगातार ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, कभी धर्म सभा के नाम पर, किसी सभा के नाम पर, कभी किसी और सभा के नाम पर, जहां खुलेआम जंतर मंतर में, जो संसद से बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो देश का सबसे बड़ा थाना है पार्लियामेंट स्ट्रीट, वो उससे बिल्कुल बगल में है। अंग्रेजी की कहावत यूज करें तो अगर एक पत्थर फेंके वहां खड़े होकर तो वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास जाकर गिरेगा, और वहां खड़े होकर लगातार हेट स्पीचेस दी गई हैं। हिंदुत्ववाद की ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि 2023 के पहले क्वार्टर में ही 255 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, और वो ये भी बताती है कि जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, इससे जुड़े हुए कई कार्यक्रमों में इस तरह की हेट स्पीच देखी गई। और जहां पर मैं अपनी ये पहली बात खत्म करूंगा कि यहां वहां से होते हुए हम पार्लियामेंट से दूरी की बात कर रहे थे, अब ये हेट स्पीच सीधे पार्लियामेंट में पहुंच गई, जहां एक चुना हुआ एमपी रमेश बिधूड़ी, दक्षिण दिल्ली से चुना हुआ एमपी, दानिश अली साहब को, जो बहुजन समाज पार्टी के चुने हुए एमपी हैं, संसद में खड़े होकर गालियां देता है। पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स यूज करता है, वो वर्ड अब अपरिचित तो नहीं रह गए हैं, लेकिन संसद के अंदर पहली बार इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। और उसके बाद बात तो कार्यवाही की जाती है, लेकिन कार्यवाही ये होती है कि राजस्थान के टोंक का उसको चुनाव प्रभारी बना दिया जाता है। तो आज हम इन घटनाओं पर और इनसे जुड़ी कुछ और घटनाओं पर बात करेंगे भाई प्रशांत टंडन के साथ। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे देखते हैं आप इस रिपोर्ट को, और आपने अभी दानिश अली का इंटरव्यू भी किया है, तो इस रिपोर्ट को इन सारी चीजों से जोड़ते हुए, आने वाले चुनाव से जोड़ते हुए किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, वो उसका हेट स्पीच एक प्रमुख प्लैंक है, और उसी पे वो चुनाव जीतने ध्रुवीकरण, अगर इसको सामान्य राजनीति या पत्रकारिता की भाषा में कहें तो वो ध्रुवीकरण, लेकिन वो ध्रुवीकरण बड़ा ठंडा सा शब्द लगता है। बेसिकली वो नफरत के आधार पर जो गोलबंदी होती है उसी पे चुनाव लड़ा जाता है। अब उसका एक बड़े सारे जो कोलेटरल डैमेजेस हैं, दानिश अली का भी आपने जिक्र किया, दानिश अली जी का मैंने इंटरव्यू किया परसों, और उनके पास अभी तक, जब हम आप बात कर रहे हैं, स्पीकर की तरफ से कोई बात नहीं गई है कि वो क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं रमेश बिधूड़ी के ऊपर। तो कितनी शर्म की बात है कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि वो क्या अल्फाज हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में एक लिंचिंग हो चुकी है, एक मुसलमान व्यक्ति की, जो कि विकलांग भी था, शायद विक्षिप्त था, और उसकी खंबे से बांधकर उसको मार दिया गया। ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला लगातार जारी है। जो ये रिपोर्ट बता रही है, वो रिपोर्ट अशोक ये बता रही है कि इलेक्शन के आसपास ये हेट स्पीचेस बढ़ जाती हैं। जी, याद कीजिए कि कर्नाटक, उस रिपोर्ट में कर्नाटक का विशेष उल्लेख है, और कर्नाटक के बारे में वो रिपोर्ट ये कह रही है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा जो हेट स्पीच की वारदात देखी गई है, बड़ी वारदात, वो कर्नाटका में देखी गई है। और कर्नाटक में इलेक्शन थे,
लेकिन एक दूसरी बात यह भी है कि कर्नाटक का इलेक्शन हेट स्पीच के बावजूद बीजेपी हार गई, अच्छे खासे मार्जिन से हार गई। दूसरी एक बात और समझ में आती है कि कर्नाटक में सरकार आते ही जो उनकी पॉलिटिकल विल भी है, नई कर्नाटक की सरकार की, सिद्धरामैया की, और उन्होंने आते ही धरपकड़ चालू की, सख्ती की, एक मॉडल पुलिस बनाया और वहां से हेट स्पीच गायब हो गई। यानी ये हेट स्पीच जनता के बीच में नहीं है, ये हेट स्पीच ऑर्गेनिक नहीं है, ये कराई जाती है और इसका असर निश्चित तौर पर होता है। अगर चलती हुई ट्रेन में कोई आरपीएफ का जवान जो है वो मुसलमानों को 2 डिब्बों 3 डिब्बों में ढूंढ ढूंढ कर गोली से मार देता है तो हेट स्पीच चली गई है जनता के बीच में। लेकिन उतने, ये मैं कहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं गई, बड़े पैमाने पर तब जाती है जब वो ऑर्गेनाइज ढंग से होती है। एक और आंकड़ा दे देता हूं इसी बीच, आप फिर अगली बात पे हम आएंगे, कि ज्यादातर ये हेट स्पीच मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लामोफोबिक है। और जो हेट स्पीच जिन इवेंट से होती है, इसमें अधिकांश विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, यानी जो 6 महीने की रिपोर्ट है, यानी जनवरी से लेकर जून 2023 तक की, उसमें 62 इवेंट जो है हेट स्पीच के, जहां से हेट स्पीच पैदा हुई, वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हैं। भारतीय जनता पार्टी के 19 हैं, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के 22 हैं, सकल हिंदू समाज के 26 हैं और हिंदू जन जागृति समिति के 30 हैं। यानी जो हेट स्पीच का पूरा जो कारोबार है वो आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए संस्थानों के द्वारा है और वो चुनाव के लिए हो रहा है। तो ये चुनाव में इनको फायदा मिलता है, इसलिए ये हेट स्पीच कराते हैं। और दूसरा कि बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी के, महंगाई के, रिप्रेजेंटेशन के, भ्रष्टाचार के, ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं वो पीछे चले जाते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पीछे चले जाते हैं और लोग इन पोलराइज्ड तरीके से वोट होकर ध्रुवीकरण के माध्यम से वोट लोग दे आते हैं। अगर इसको देखें, आपने आरएसएस का नाम लिया कि एक तरफ तो हेट स्पीचेस कराई जाती हैं, दूसरी तरफ इस बार एक मजेदार ट्रेंड दिखा है कि मोहन भागवत जी पहले दलितों की बात करते हैं कि उनके साथ हमने बहुत बुरा किया है और आरक्षण का समर्थन करते हैं, और उसके बाद मोहन भागवत का बयान आता है बाकायदा कि मुसलमान भी इस देश के वैसे ही नागरिक हैं जैसे हम नागरिक हैं। तो ये क्या हड़बड़ाहट में है या दोनों तरफ से खेलने का प्लान है? इसको आप कैसे देखते हैं मोहन भागवत के इस बयान को? देखिए, उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। बीजेपी की 50 सीटें वहां कम हुई थी और एक और ट्रेंड उसमें दिखाई दिया था मुस्लिम वोटर्स का। और मुस्लिम वोटर ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई दशक के बाद पहली बार एक पार्टी को चुना। अभी तक मुस्लिम मतदाता चुनाव कैसे कर रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे स्ट्रांग हो उसको मतदान करो। इस बार उन्होंने एक पार्टी चुनी, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी को वोट दिया, चाहे वो हारे या जीते। तो 75% से ऊपर मुस्लिम मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया। यही ट्रेंड कर्नाटक में कांग्रेस के प्रति दिखाई दिया, जहां जेडीएस के 16 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए और कांग्रेस के 9 में से 8 जीत गए। तो और ओवैसी की पार्टी को वहां पे 0.02% वोट मिला। तो ये, और उनके 2 या 3 उम्मीदवार थे, उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो अब ये जो ट्रेंड दिख रहा है मुस्लिम मतदाता का, कि मुस्लिम मतदाता पार्टी चूज कर रहा है, इसने आरएसएस की नींद को उड़ाया है। और इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें कि मुस्लिम मतदाता ने जब से कांग्रेस का साथ छोड़ा है और अलग अलग जगहों पे, बंगाल में ममता बनर्जी को, दिल्ली में केजरीवाल को,
तेलंगाना में टीआरएस या बीआरएस को, उड़ीसा में बीजेडी को, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और आरजेडी या जेडीयू को अलग अलग समय में, बिहार में इस तरीके से मुस्लिम मतदाता क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ गया क्योंकि वो बीजेपी से लड़ती हुई दिखाई देती थी। और तब से ही आप देखिए कि बीजेपी सत्ता में है और ये क्षेत्रीय पार्टियां स्ट्रांग हुई हैं। अब अगर ये रुझान आ रहा है, चाहे वो दिल्ली के एमसीडी का आप चुनाव देख लें या कर्नाटक का चुनाव देख लें या उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लें, तो एक जो रुझान मुस्लिम मतदाता का आ रहा है, उससे बीजेपी और आरएसएस परेशान है कि अगर मुस्लिम मतदाता बटेगा नहीं, अगर वो एक पार्टी चूज करेगा और कल उसने कांग्रेस को चूज अगर कर लिया तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। आमतौर पे राजनीतिक विश्लेषक अशोक जी ये बात करते नहीं है मुस्लिम मतदान की। मुस्लिम मतदान इतना बड़ा उसका वोट शेयर है कि वो तराजू में इतना बड़ा बांट रखता है कि तराजू हिल जाता है। तो इसलिए वो जो अब आप देखिए कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ही पसमानदा की डिबेट सामने आई है, उसके पहले नहीं थी और अब वो काम नहीं कर रही है। उसको उसमें कंफ्यूजन फैला रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को भी लगा दिया गया है इस काम में, आप भी जानते हैं, जो इसको इस कंफ्यूजन को पसमानदा रिजर्वेशन और SC ST रिजर्वेशन इन सबको कंफ्यूजन, लेकिन उसका जमीन पे कोई असर नहीं है। और उसका एक सबूत मैं आपको देता हूं। अभी कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन हुआ घोसी में, 43,000 वोट से बीजेपी हार गई और समाजवादी पार्टी वहां जीत गई। समाजवादी पार्टी ने, मैं कहूंगा कि इंडिया गठबंधन जीत गई, क्योंकि वहां पे सबने प्रचार किया, कांग्रेस ने भी कैंप किया, वहां भी कैंप किया। अब वहां पे मैं पसमानदा मुसलमान की, क्योंकि आपने बात की है तो उस पर बात करता हूं। बहुत कोशिश की गई घोसी में, इनके योगी सरकार में एक मंत्री हैं दानिश अंसारी, वो वहां गए, लगभग हर मदरसे में गए और धमकी दी कि बिजली काट देंगे, पुलिस में मुकदमे कर देंगे, कुछ लड़कों को पुलिस ने तंग भी किया। ये सब बातें हुई हैं, कोई वोट नहीं मिला, जहां वो नहीं गए वोट नहीं मिला। लेकिन तो अंसारी साहब भी पसमानदा समाज के ही सही आते हैं, तो ये चल नहीं रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जो हेट, प्रशांत अगर देखें तो ये जो लिंचिंग और बाकी सारी चीज है, इसमें सबसे ज्यादा परेशान तो पसमानदा समाज ही हुआ है। जो पैसे वाले मुसलमान हैं, जो प्रभावी मुसलमान हैं, उनके घरों में तो अभी कोई नहीं घुसा है। हाँ बिल्कुल, सब जो आप अगर मीट बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वाले को जबलपुर में मार रहे हो, आप पहलू खान को मार रहे हो, आप जुनैद को मार रहे हो, ये कौन लोग हैं? या किसकी दुकानें बंद कराते हैं? ये सब पसमानदा समाज के लोग हैं। 80% से ऊपर पसमानदा समाज के लोग हैं। जिसको खंबे से बांध के मार दिया वो कौन था? तो और दूसरी बात कि जब आप बुलडोजर भेजते हो, जब आप मकान गिराते हो बुलडोजर से, दुकानें गिराते हो, जब आपके दंगाई जाते हैं, तो वो ये नहीं देखते पसमानदा अशरफ सैयद। हाँ, उनके लिए मुसलमान होना काफी है। वो केवल मुसलमान देखते हैं। वो आरपीएफ के जवान ने ये तफ्शीश नहीं की कि पसमानदा कौन है और शेख सैयद कौन है। उसके सामने जो आया उसने मार दिया, दाढ़ी टोपी देखकर। अच्छा, अगर आप ही की बात को बढ़ाएं तो क्या ओवैसी साहब भी इसीलिए परेशान है अभी, जिस तरह की चुनौती उन्होंने दी कि राहुल गांधी हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत लें, अपने आप में बड़ी हास्यास्पद चुनौती है। अगर पलट के राजीव गांधी कहते कि भाई वायनाड से आप आके चुनाव जीत लो, या कोई और कहता बनारस से आके जीत लो, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती। कुल मिलाजुला के 2-3 लोकसभाओं पर उनका प्रभाव है, कुल मिलाजुला के तेलंगाना के अंदर भी, पूरे तेलंगाना में भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन ये जो हड़बड़ी है ओवैसी की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई ओवैसी साहब ये साफ करें कि उनकी लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और मोदी से है कि राहुल गांधी से है? साफ तो कर दिया उन्होंने। हाँ, तो उनकी लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और मोदी से नहीं है। अगर वो उनसे होती तो वो कहते कि मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा आपके खिलाफ,
या मोदी बिल्कुल जी हैदराबाद में उसके खिलाफ आके चुनाव लड़े। देखिए ओवैसी साहब की बातें बड़ी ठीक अच्छी होती हैं, संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी बात करते हैं, कोई सांप्रदायिक बात नहीं करते हैं वो, लेकिन और मानवाधिकारों की और मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं, सब बातें हैं, लेकिन वो चुनाव जितवाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। जिस दिन वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव जीतेंगे भी और उनका सम्मान भी होगा। अभी क्या है कि सोशल मीडिया में तो उनका बहुत दिखाई देता है समर्थन, लेकिन जब वोट मिलता है तो वोट उतना नहीं मिलता है उनको, और तमाम ऐसी पार्टियों को वोट नहीं मिलता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भी जानता है। और आज की तारीख में अशोक जी, तमाम सारे जो समाज हैं, चाहे वो हिंदू सवर्ण समाज है, चाहे दलित समाज है, ओबीसी समाज है, या और दूसरे समाज हैं, सबसे ज्यादा भुक्तभोगी और सबसे ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस इस वक्त मुस्लिम मुस्लिम समाज। बिल्कुल वो कोई गलती नहीं करना चाहता, तो वो किसी के बहकावे में भी नहीं आएगा। बिल्कुल अभी ठीक मैं बात उत्तर है। प्रदेश के दौरे पे था, चलिए मैं बात करूंगा, इस उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा, चलिए बात कीजिए। नहीं, मैं वहीं आ रहा था, मैं वही सवाल पूछने वाला था कि अभी आप उत्तर प्रदेश गए थे और उत्तर प्रदेश आप दौरे पे थे, आपने काफ़ी लोगों से बात की, मुलाकात की, क्या लग रहा है? मैं 2023 के विधानसभा चुनाव से आने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2024 के चुनाव के पहले किस तरह की सुगबुगाहट आपको समाज में दिखाई दे रही है? एक लाइन में कहूं अगर मैं, तो बीजेपी अंडर 40 प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में पॉसिबल है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन चाहें तो और शिद्दत से लड़ें, वो सीट एडजस्टमेंट अच्छा करें, तो ये पॉसिबल प्रोजेक्ट दिख रहा है। इतना गुस्सा लोगों के अंदर है। मैं इसीलिए गया था। देखिए मैं घोसी के चुनाव में दोबारा आता हूँ, क्यों गया मैं उत्तर प्रदेश? अभी घोसी के चुनाव की जीत अगर 10-12 हजार की जीत होती तो ये मैं मानता कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट की जीत हो गई, कोई कैंडिडेट का सवाल होगा, कोई मुद्दा चल गया होगा, स्थानीय मुद्दा, कोई पोलिंग बूथ मैनेजमेंट अच्छा हो गया होगा, राम कृपाल यादव उनका याद और लोगों का, समाजवादी पार्टी का। ये पार्टी लेकिन का लेकिन हाँ, राम कृपाल यादव का। लेकिन अगर 43 हजार की जीत हुई है तो ये सामाजिक प्रक्रिया है। विधानसभा में ये एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री है। हाँ, और विधानसभा के क्षेत्र इलाके में 43 हजार वोटों से जीत जो है एक सामाजिक प्रक्रिया की तरफ इशारा करती है। तो मैं देखने गया था कि क्या ये घोसी तक ही सीमित है या इसका ओर छोर घोसी के बाहर भी है। तो मैंने पूर्वांचल के कोई 8-9 जिलों में मैं गया, बनारस गया, गाजीपुर गया, सकरडीहा गया, मैं आजमगढ़ गया, तमाम जगह, बस्ती गया, और फिर उसके बाद फतेहपुर, और ये क्या कहते हैं, फैजाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, मध्य उत्तर प्रदेश में यानी अवध के इलाके में, लखनऊ और अयोध्या भी गया। इतने जिलों का दौरा करने के बाद जो मुझे दिखाई दिया है कि जो बहुत लोगों से गांव में मिला, शहरों में मिला, तो गुस्सा है लोगों में, पहली बात। दूसरी बात कि समाज में उतनी नफरत अभी नहीं गई है जैसी कि दिख रही है दिल्ली में या दूसरे बड़े शहरों में, या जो है सोशल मीडिया पे, या ये जो मीडिया है उनमें। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मीडिया, जो नफरत वाला मीडिया है, जिनके 14 एंकर बायकॉट किया है इंडिया गठबंधन ने, उस मीडिया की बात नहीं जा रही है, वो मीडिया एक्सपोज हो गया। तो ये बहुत एक पॉजिटिव बात तो वहां मुझे दिखाई दी। अयोध्या, अशोक जी, अयोध्या में जो एपी सेंटर है नफरत की पॉलिटिक्स का पूरे देश का, लेकिन आप अयोध्या में जाएंगे, अभी अस्त व्यस्त है अयोध्या, क्योंकि सड़कें बन रही हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होना है, मूर्तियां स्थापित होनी है, तो सड़कें बन रही हैं, ट्रैफिक उसका अस्त व्यस्त है, लेकिन जो वहां का जनजीवन है बेहद सामान्य है। वहां आपको रास्ते में, मंदिरों में, धर्मशालाओं में कोई जय श्री राम नहीं कहेगा, जय सिया राम कहेंगे लोग वहां पे आपको। और चाहे आप संतों से मिलें, चाहे आप आम जनता से मिलें,
कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, बल्कि बल्कि बहुत नाराज हैं। और कई मुस्लिम मतलब मिक्स इलाके भी हैं वहाँ पे, और फैजाबाद और अयोध्या मिला जुला है, एक सड़क से जुड़ा हुआ। लेकिन आपको मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष सड़क पे बेखौफ चलते फिरते आराम से दिखते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको दिखाई दे कि बड़ा असामान्य है। तो अयोध्या जो एपी सेंटर है वो बहुत सामान्य है, और वहाँ के साधु संतों से आप बात कर सकते हैं, और वो भी चिंतित है समाज में जो नफरत है और सारी बातें हैं। तो उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो मुझे दिखाई दिया कि एक संभावना है, अगर इंडिया गठबंधन अपनी बात वहां पे ठीक से रखता है। लौटते हैं विधानसभा चुनाव की तरफ। एक अजीब सी घबराहट भड़बड़ाहट दिख रही है। मोदी जी भोपाल जाते हैं तो अपने पूरे भाषण में लगातार सिर्फ कांग्रेस का नाम लेते हैं, ऐसे रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन का नाम लेते हैं जो बना ही नहीं है। उसके बाद वहां पर मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दे दिया जाता है। राजस्थान से खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे जो है वो छुट्टी मनाने कहीं चली गई हैं। छत्तीसगढ़ से कोई खबर ही नहीं आ रही है, सच कहें तो छत्तीसगढ़ से कुछ भी ऐसी खबर नहीं आ रही है कि लगे कि चुनाव की बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग उसको छोड़ दिया है। तो ये तीन, तेलंगाना के बारे में मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तेलंगाना की मेरे पास खबरें नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं ये, लोकसभा के ठीक पहले के चुनाव हैं, उसमें इस तरह का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर बना हुआ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चारों कांग्रेस जीत रही है, या छत्तीसगढ़, अरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पक्का जीत जाएगी, या राजस्थान में जीत जाएगी, ये सब अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो माहौल जिस तरह का बना हुआ है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ, ये जो चुनाव की गहमा गहमी जो आपने अभी चर्चा की मध्य प्रदेश के और राजस्थान की खासकर, कि शिवराज सिंह का बातें हो रही, पत्ता कट गया, केंद्रीय मंत्री वहां पे जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों के भेजे जाने की चर्चा है, लिस्टें जारी हो रही हैं। इन सब से एक बात तो मैं देख रहा हूं कि चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के, मिजोरम के समय पे होंगे, और इन चुनावों में समय से होने का मतलब ये है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो बात आई थी वो केवल जुमला है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होना होता, जिसकी कमेटी बना दी गई आनंद फानन में, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को उसका वो बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया, अगर वो होना होता तो फिर ये चुनाव भी नहीं होते, क्योंकि फिर इन विधानसभाओं को भंग थोड़ी ना करेंगे आप 6 महीने के अंदर अंदर। तो इसका मतलब है कि वो केवल जुमला था। बीजेपी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में जाने वाली है, लिस्टें जारी हो रही हैं। तो एक तो सबसे बड़ा संदेश वहां से ये निकलता मुझे दिख रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव भी समय से होंगे, लोकसभा के चुनाव भी अपने नियत शेड्यूल से होंगे, जो इलेक्शन कमीशन तय करेगा उस हिसाब से होंगे। एक बात। दूसरी की शिवराज सिंह चौहान को आप किनारे करके, और उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट में देख रहा हूँ, और कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं, लिस्टें आ रही हैं, मंत्री भी आ रहे हैं मैदान में। तो सिंधिया साहब और शिवराज सिंह चौहान, ये दो को जो बैटिंग कर रहे थे उनको पवेलियन में बुला लिया गया, नए बैट्समैन उतार लिए गए हैं वहां पे, जो कह रहे हैं कि बैटिंग करने का ही मन नहीं है। जी, कैलाश विजयवर्गीय, उसमें कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मेरा तो मन था कि मैं हेलीकॉप्टर से घूमूं और रैलियां करूं, मेरा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, और उनको उतार दिया गया। और कैलाश विजयवर्गीय देखिए एक तजुर्बेकार नेता है। हम आप अगर कैमरे के सामने बैठे हैं और अपनी बात कह रहे हैं तो हमको मालूम है कि ये बात लाखों तक जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय भी जानते हैं, तजुर्बेकार नेता है, खिलाड़ी हैं, राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं।
उन्होंने ये बात कैमरे के सामने कही है तो उनको अंदाज है कि वो कहां तक जाएगी, बिल्कुल। क्यों कही है। तो ये बात उन्होंने संदेश दे दिया है। तो ये एक तरीके की बगावत है जो बीजेपी के अंदर सुलग रही है, और कल को उनसे पूछताछ होगी तो वो कह देंगे कि तो मैं तो कैजुअली बात कर रहा था, लेकिन उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। वो कोई बात कैजुअल नहीं है, वो कैजुअल तरीके से गंभीर बात कह गए हैं, और इसकी आने वाले दिनों में हमको और सबूत मिलेंगे और आवाजें सुनाई देंगी जो बीजेपी के अंदर चल रहा है। तो बीजेपी के अंदर भी आपको बगावतें दिखाई देंगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी टिकट एक बार अनाउंस होने दीजिए, उसके बाद आप देखिए क्या होता है। राजस्थान में तो शुरू हो चुका है। राजस्थान में मेघवाल जी को निकाल दिया गया पार्टी से। वसुंधरा जी काफी नाराज हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव टिकट मिले या ना मिले, चुनाव लड़ने को तैयार रहो। तो राजस्थान में तो चल रहा है मामला। हाँ, वसुंधरा जी का नाम टिकट में है, लेकिन आप देखिए कल ही इवेंट हुआ, वहां पे अमित शाह थे और वो उस तरीके से उनको साइड लाइन रखा गया, पीछे पीछे की तरफ तस्वीरें आई हैं। लेकिन एक बात सच हकीकत ये है कि वसुंधरा राजे के बगैर राजस्थान का चुनाव आप नहीं जीत सकते, क्योंकि उनकी बैठ है वहां पे, और राजस्थान, और आप वसुंधरा को साथ में लेना भी नहीं चाहते, आप मुख्यमंत्री का उनको उम्मीदवार भी नहीं बनाना चाहते। तो अगर आप वसुंधरा राजे को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे और फिर किसी को भी नहीं बनाएंगे और उसके बाद आप चुनाव पे जाएंगे, तो फिर ये चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि राजस्थान की एक परिपाटी है कि वो बदलाव करता है हर 5 साल में। फिर वो बदलाव नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में जो मैं देख रहा हूँ, पिछले 10-12 दिन पहले मैं वहां भी गया था, जयपुर गया था, हालांकि आगे नहीं गया, लेकिन राजस्थान के कई लोग वहां आए थे। राजस्थान में भी कांग्रेस फाइट में है। एंटी इनकम्बेंसी ऐसी नहीं है जैसी कि होती है सरकारों की। गहलोत वहां पॉपुलर में है, और जब हम आप बात कर रहे हैं तो गहलोत ही दौरे पर निकले हुए हैं 30 किलोमीटर के। बिल्कुल। राहुल गांधी ने अचानक से कह दिया था राजस्थान के बारे में कि छत्तीसगढ़ तो जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान में टक्कर में है टाइप का। इस बयान की क्या जरूरत थी? देखिए, राहुल गांधी एक अलग तरीके के राजनेता निकल रहे हैं हमारे देश में। वो सीधी बात कर रहे हैं और वो क्रेडिबिलिटी की तरफ बहुत उनका जोर है, मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, वो अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पे 220 के सदन में अगर वो कह रहे हैं कि 140-150 सीटें आएंगी, ये पॉसिबल टारगेट लगता है। और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी, ये जुमला लगता है। तो सुनने वाला भी जानता है। हाँ, तो राहुल गांधी जुमले देने वाले नेता नहीं बनना चाहते, वो सीधी बात करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राजस्थान में बहुत साफ साफ तरीके से कह दिया। एक कोई मंझा हुआ जिसको कहते हैं घाघ नेता, तो घाघ नेता तो यही कहता है कि राजस्थान में भी हम आ रहे हैं, 150 सीटें लेकर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नेक एंड नेक है, राजस्थान में टक्कर है बराबरी की, जीत भी सकते हैं हम। तो ये उन्होंने एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, जो कि सच बोलने वाला पॉलिटिशियन, उसकी बात की है। और दूसरा उनकी एक मंशा और है जो ज्यादा होशियारी वाले राजनीतिक की दिखाई देती है, कि उन्होंने गहलोत और सचिन पायलट और राजस्थान की कांग्रेस यूनिट तीनों को ये संदेश दे दिया है कि भाई मेरे पास फीडबैक ये है कि मुश्किल है, आप लड़ो। और गहलोत साहब ने वो जवाब भी दिया उनको उसी ढंग से। तो राहुल गांधी एक अलग तरीके की लाइन अपनी बना रहे हैं राजनीति में, जो कि अच्छी है। भविष्य के राजनेता ऐसे ही होने चाहिए। और तेलंगाना से क्या खबर है? क्योंकि तेलंगाना के बारे में ज्यादा खबरें हमें मिल नहीं पाती हैं उत्तर भारत में बैठ के, हालांकि बेहद महत्वपूर्ण स्टेट बन गया है वो दक्षिण का। तेलंगाना में भी मेरे पास भी कम अपडेट है। कुछ दिन बाद मैं वहां जाऊंगा और कुछ लोगों से बात भी करूंगा। लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस वहां फाइट में है। एज जरूर बीआरएस को है, लेकिन कांग्रेस वहां फाइट में है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत डिपेंड करता है मुस्लिम मतदाता
क्या करता है। मुस्लिम मतदाता अगर कर्नाटक की तरह गया, मुस्लिम मतदाता अगर घोसी की तरह गया, उत्तर प्रदेश की तरह गया, तो बीआरएस के जो तेलंगाना के रिजल्ट है वो भी हमको फर्क दिखाई देंगे, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर है मुस्लिम मतदाता का। और कुछ अलायंसेस भी वहाँ पे कांग्रेस अगर कर रही है। और एक और फैक्टर है कि तेलुगु देशम पार्टी अचानक से वो जेल जाने के बाद उनका ग्राफ गिरा है, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका हौसला गिरा है, तो उसका भी एक जो गैप होगा उसका फायदा शायद कांग्रेस को मिल जाए। अब आपका आखिरी सवाल जो मैं पूछ रहा हूं वो आपके बेहद पसंदीदा विषय पे है, महाराष्ट्र। वहां से खबर आई कि वहां के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कुछ विधायकों को बुलाकर बातचीत करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। खबर तो कुछ ऐसी आई थी कि उस दिन हम लोगों को लगा कुछ फैसला होने वाला है, बाद में मालूम चला कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष ही बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, वो बता दीजिए। देखिए, वो फैसला उनको मालूम है कि उनको क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए वो टाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार रिमाइंडर के बाद भी वो टाल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो फैसला भी घूम फिर के, चाहे वो जो भी फैसला करें, वो सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, क्योंकि वो जो फैसला करेंगे विवादित होगा अगर उन्होंने न्याय संगत नहीं किया। और दूसरी की पवार और अजीत, शरद पवार और अजीत पवार में कोई पैचअप नहीं होने की संभावना है, तो ये भी एक वो है वहाँ पे पेच कि पवार साहब ने भी अजीत पवार के लोगों के नाम भेज दिए कि इनको भी डिस्क्वालीफाई करो, ये फैसला भी उनको करना है। तो महाराष्ट्र में बहुत अनस्टेबल सरकार रहे, डबल इंजन की बात होती है, वहाँ तो अकेले 3 इंजन है, महाराष्ट्र सरकार में ही 3 इंजन है और तीनों अलग अलग दिशाओं में चलने वाले इंजन है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक और जो अभी चैलेंज आएगा अक्टूबर के महीने में, वहाँ पे बीएमसी के चुनाव होंगे। और बीएमसी के चुनाव के नतीजे जब भी आएंगे अक्टूबर में या अर्ली नवंबर में, तो बीएमसी के चुनाव से के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति एक नई करवट लेगी और उसके बाद चीजें बहुत रोचक होंगी। तो 2024 से पहले देश का पूरा जो माहौल है वो धीरे धीरे गर्माने लगा है। एक बात तो बहुत साफ है कि अभी तक जो माहौल है उसमें 2024 का चुनाव एक तरफा नहीं लग रहा है, जैसा कि कई बार पहले से लग जाता है। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी तक मंत्रियों और सांसदों को जिस तरह से लड़वाने की कोशिश की गई है, लड़ रहे हैं वो लोग। राजस्थान में भी चर्चा चल रही है कि इस तरह का कुछ हो सकता है। वसुंधरा उधर नाराज हैं। प्रशांत भाई ने एक बात कही कि वसुंधरा के बिना राजस्थान का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। दरअसल मुझे तो ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत या भाजपा दोनों ही वसुंधरा राजे के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो देखते हैं वसुंधरा राजे आखिरी में कहां जाके खड़ी होती हैं या बैठ जाती हैं। साथ में एक बेहद महत्वपूर्ण बात जहां से हम लोगों ने बात शुरुआत की थी, हेट स्पीच की, कि इन सब के बीच, इन सारे पॉलिटिकल पैंतरों के बीच भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कि अब कोई हथियार नहीं चल रहा है तो हेट स्पीच का सहारा लिया जाता है। अभी हाल में कर्नाटक में यह हमने देखा है और मध्य प्रदेश से भी इस तरह की सुगबुगाहटें आनी शुरू हो गई हैं। देश को यह फैसला करना है कि इन हेट स्पीचेज, ध्रुवीकरण के इन तरीकों और विकास के मुद्दों में से उसे किसे चुनना है, और देश की जनता जो फैसला करेगी वही आपके भी सिर आंखों पर होगा, हमारे भी सिर आंखों पर होगा। आज के लिए बस इतना ही। 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत के अगले शो में फिर हम इस तरह के ही किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत।